अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। प्यारे बच्चों, पुराने वक्त की बात है कि मिस्र में एक शहजादा रहता था। वो बहुत अमीर था। अमीर होने के साथ साथ वो निहायत रहमदिल था और गरीब मिस्कीन लोगों की मदद भी कर दिया करता था। बच्चों, याद रखें, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश होता है। उस शहजादी का नाम सलाहुद्दीन था। उसके चचा बादशाह थे। शहजादे के चचा का एक बेटा होता है जिसे बादशाह मुस्तकबिल का बादशाह नामजद कर चुके होते हैं। शहजादे सलाहुद्दीन को कभी तख्त की लालच नहीं थी, इसीलिए उसने अपने चचा के फैसले पर कोई तासुफ ना हुआ। शहजादे की शादी उसके ताए की बेटी मरियम से हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह रहे होते हैं। इन दोनों की दो बेटियां होती हैं, एक का नाम राबी होता है और दूसरी का नाम रूबी। दोनों की फितरत एक दूसरे से बिल्कुल उलट होती है। राबी एक बहुत रहमदिल और नेक लड़की होती है, जबकि रूबी बहुत बुरी लड़की होती है। शहजादी राबी को बचपन से बाग में घूमने का बहुत शौक होता है। उसके शौक को देखते हुए बचपन में शहजादा सलाहुद्दीन एक वसी और अरीज इलाका लेकर उसमें बाग की तामीर शुरू करवा देता है। जब शहजादी 20 साल की हो जाती है तो वो बाग बहुत घना हो चुका होता है। शहजादी रोजाना वहां चहलकदमी करने जाती है। एक सपहर वो जाती है और चहलकदमी करती है। उस दौरान उसे एक परिंदा नजर आता है जिसके पर के ऊपर एक कपड़ा बंधा हुआ होता है। उस बारीक कपड़े की वजह से वो उड़ नहीं पाता। यूं दिखाई देता था जैसे किसी बच्चे ने उसको कैद करने के लिए उसका पर बांध दिया हो, वो उड़ ना सके। शहजादी राबी को उसे देखकर हमदर्दी महसूस होती है। वो उसकी मदद की नीयत से जाती है और उसके दाएं पर से एक कपड़ा खोल देती है, जिस वजह से वो कबूतर खुश हो जाता है कि उसका पर खुल गया और वो दोबारा से उड़ने लगता है। शहजादी उसे उड़ता हुआ देखकर मुस्कुराती है। अचानक उसके कानों से एक मर्दाना आवाज टकराती है, शहजादी, मेरी भी मदद करें, मैं भी मुसीबत में हूं। ये आवाज सुनकर शहजादी हैरान रह जाती है। वो बहुत नाजुक दिल की मालिक होती है, सो डर कर वो बाग से बाहर चली जाती है और खादमों के साथ अपने महल आ जाती है। उसने कई सच्चे वाकयात सुन रखे थे कि अक्सर शहजादियों को चुड़ैलें उठाकर ले जाती हैं, इसीलिए वो डर गई थी कि कहीं ये आवाज़ किसी खतरनाक चुड़ैल की ना हो। खैर, अगले दिन वो दोबारा उस बाग में सैर के लिए जाती है तो उसके कानों से यही आवाज़ टकराती है। अब वो परेशान हो जाती है कि ये आवाज़ किसकी थी। वो गौर करती है तो उसे महसूस होता है कि ये आवाज़ किसी दरख्त के करीब से आ रही है। वो दरख्त उसके अकब में होता है। वो उस दरख्त के करीब आ जाती है। कौन हो तुम? वो डरते हुए पूछती है। उसे नजर कुछ नहीं आता। शहजादी, नीचे देखें, मैं इस मटर के दाने में हूं। वो ये आवाज सुनकर नीचे देखती है तो उसे घास के करीब एक मटर का हरे रंग का दाना नजर आता है। वो दाना आम मटर के दाने से थोड़ा सा बड़ा होता है। शहजादी अल्लाह का नाम लेकर उस मटर के दाने को उठा लेती है। तुम यहाँ कैसे आए हो और तुम कौन हो? शहजादी ने दोबारा पूछा। मैं शहजादा अजीज हूँ शहजादी, मुझे यहाँ पर कैद कर दिया गया है। मुझे यहाँ से आज़ाद करवा दें, वरना आपके चचा अब्दुस्सलाम की रियासत खतरे में पड़ सकती है। मैं आपके चचा की रियासत और सल्तनत को बचाना चाहता हूँ। शहजादी की बात सुनकर शहजादी बहुत परेशान होती है। मैं तुम्हें किस तरह निकालूं यहाँ से? मैं अपने चचा से बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे वालिद साहब जैसे हैं। क्या मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊं? शायद वो तुम्हें आज़ाद करवा सकें। शहजादी हैरानगी से बोलती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके चचा को या उनकी सल्तनत को कोई भी नुकसान पहुंचे। नहीं, आप महल में मुझे ना लेकर जाइएगा। महल में एक गद्दार मौजूद है शहजादी, उसी गद्दार ने मुझे यहाँ पर कैद किया है। शहजादी की बात सुनकर शहजादी बहुत अफसरदा हो जाती है। उसे शहजादे को कैद देखकर अच्छा नहीं लगता। आप
मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं? वो परेशानी से शहजादे से पूछती है। पहले आपको इस गद्दार को तलाश करना होगा शहजादी। इस बाग के दूसरे हिस्से की जानिब एक चश्मा बहता है। उस चश्मे के बारे में मैं किसी को भी नहीं पता। उस चश्मे की एक खास बात यह है कि वो शैतानी ताकतों को ख़त्म कर देता है। आपको उस गद्दार को चुपके से वहाँ ले जाना होगा और उसे इस चश्मे में फेंक देना होगा। जैसे ही वो गद्दार इसमें गिरेगा उसका खात्मा हो जाएगा। उसका खात्मा होते ही सारी शैतानी क़ुव्वतें ख़त्म हो जाएंगी और आपके चचा की सल्तनत बच जाएगी। इसके साथ ही मैं भी आज़ाद हो जाऊंगा। याद रखें शहजादी, आपको वहाँ सिर्फ गद्दार को ही लेके जाना होगा। चांद की आखिरी तारीख तक ये काम आप कर लें। अगर गद्दार के अलावा कोई और इंसान इस चश्मे में गिर गया तो सब उलट हो जाएगा। शहजादे ने शहजादी को समझाया। ठीक है शहजादे अजीज, मैं उस गद्दार को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैं आपको एक जगह पर छुपा सकती हूँ ताकि आप महफूज रहे। शहजादी ने शहजादे से मजीद बात की और उसे एक महफूज दरख्त के करीब थोड़ी सी मिट्टी खोद कर रख दिया। शहजादी बाग में तो खुशी खुशी आई थी, लेकिन अब वापसी पर उसके चेहरे पर उदासी थी। वो परेशान थी। महल में आकर शहजादी राबी ने वज़ू किया और नमाज अदा करने गई और अल्लाह ताला से मदद चाही। चांद की आखिरी तारीख में 15 दिन बाकी थे, यानी उसे 15 दिन से पहले पहले ये काम करना था। वो नमाज पढ़ने के बाद उठती है और महल का चक्कर लगाने का सोचती है। महल बहुत बड़ा होता है। उसकी कनीज़ें भी उसके साथ साथ चल रही होती हैं। वो एक कमरे में आती है तो उसे वहाँ अपनी बहन रूबी अपने चचाजाद ताहिर के साथ नजर आती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। राबी को देखकर वो खामोश हो जाते हैं। शहजादी उनसे कमरे में बिना इजाज़त आ जाने पर माजरत करती है और कमरे से चली जाती है। आप सब जाएं, मुझे कुछ काम है। वो अपनी कनीज़ों को जाने का कहती है। उसका हुक्म सुनते ही कनीज़ें वापस चली जाती हैं। शहजादी राबी महल का जायज़ा लेती है कि शायद ऐसे ही उसे गद्दार का सुराग मिल जाए। वो महल के खुसूसी बावर्ची खाने में जाती है। उसे वहाँ खानसामा नज़र आता है। उसके पास बड़ा सा थैला होता है जिसमें वो हीरे जवाहरात डाल रहा होता है। शहजादी को फौरी उस पर शक होता है। गद्दार, वो गुस्से में कहती है और सिपाहियों को हुक्म देती है कि इसे हथकड़ियाँ पहना दी जाएं और बादशाह के पास ले जाया जाए। पहली बार शहजादी को सब इतने गुस्से में देखते हैं। वैसे तो शहजादी हमेशा सब पर रहम करती है, लेकिन उसे गद्दारों से बहुत नफरत होती है। खानसामा शहजादी के आगे हाथ जोड़ता है कि मैं गद्दार नहीं हूँ, लेकिन शहजादी एक नहीं सुनती। वो सब बादशाह के कमरे में आते हैं। क्या हुआ बेटी, इससे क्या खता हो गई? चचा जान ने शहजादी से पूछा। वो अपने तख्त पर बैठे होते हैं। चचा जान, ये खानसामा गद्दार है। मैंने इसके पास ढेर सारा सोना और हीरे जवाहरात देखे हैं। इसका मतलब है इसने चोरी की है, और चोरी वही कर सकता है जिसके दिल में खोट हो। ये गद्दार है, इसीलिए आप इसका सर कलम कर दें, वरना आपकी रियासत को भी इससे खतरा हो सकता है। शहजादी जज्बाती हो गई। उसकी बात सुनकर बादशाह मुस्कुराया। उसने सिपाहियों को इशारा दिया कि खानसामा की हथकड़ियाँ खोल दी जाएं। शहजादी राबी, सलीम खानसामा गद्दार नहीं है। इसकी बेटी की शादी है, इसीलिए मैंने इनाम के तौर पर इनको ये सब तोहफे में दिया है। बादशाह की बात सुनकर शहजादी शर्मिंदा हो जाती है। मुझे माफ़ कर दें सलीम खानसामा, मुझसे गलत फहमी हो गई थी। शहजादी शर्मिंदगी से खानसामा से माजरत करती है। प्यारे बच्चों, आप सब भी आंखों देखी चीज़ों पर यकीन न किया करें। पहले तस्दीक करना ज़रूरी है, इसके बाद कोई रद्द-ए-अमल होना चाहिए, वरना हमारा नुकसान हो सकता है और शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, जैसे कि शहजादी को उठानी पड़ी थी। लेकिन उसने अना को बीच में हायल नहीं होने दिया और खानसामा से माफ़ी मांगी थी। ये बात तो वाज़ेह थी कि खानसामा गद्दार नहीं था, गद्दार कोई और था और उसे जल्द अज जल्द तलाश करना था। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। महल में काफ़ी सारे लोग थे। उसे पता नहीं चल रहा था कि वो किस पर शक करती। वो बहुत परेशान थी, लेकिन अल्लाह से दुआ करना उसने नहीं छोड़ी थी। वो खुफिया तौर पर सब पर नज़रें रख रही थी। शहजादी को खादिम सुलेमान पर शक होता है। उसकी हरकत उसे कुछ अजीब सी लगती है। मुझे लगता है ये गद्दार है, इसीलिए तो घबराया हुआ है कि कहीं इसका राज फाश ना हो जाए। मुझे इस पर नज़र रखनी चाहिए। शहजादी उसके बारे में सोचती है। खादिम सुलेमान रात को अपने घर वापस लौट जाया करता है। एक रात शहजादी उसका पीछा करने का सोचती है।
وہ اپنا شاہی لباس تبدیل کرتی ہے اور معمولی سے کپڑے پہن کر اپنا چہرہ ڈھک کر چپکے سے خادم کے پیچھے جاتی ہے۔ خادم اپنے گھر میں چلا جاتا ہے۔ اس دوران ایک پیاری سی چڑیا شہزادی کے پاس آتی ہے۔ پیاری چڑیا، تم اندر جا کر ان کی گفتگو سن کر آؤ گی؟ شہزادی چڑیا سے پوچھتی ہے تو وہ خوشی خوشی اندر جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں جب چڑیا واپس آتی ہے تو شہزادی کو سارا واقعہ سناتی ہے۔ اصل میں خادم سلیمان کا بیٹا بیمار ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ شہزادی مایوس ہو کر گھر آ جاتی ہے۔ اس بار بھی وہ غدار کو نہیں ڈھونڈ پاتی۔ آہستہ آہستہ بادشاہ کی سلطنت زوال کا شکار ہونے لگتی ہے۔ شہزادی بہت پریشان رہنے لگتی ہے اور بیمار پڑ جاتی ہے۔ وہ باغ میں آ کر شہزادی کو سب بتاتی ہے۔ شہزادہ اسے تسلی دیتا ہے کہ اللہ کی مدد سے آپ غدار تک پہنچ جائیں گی۔ 2 دن باقی رہ جاتے ہیں۔ شہزادی کا غم کے مارے برا حال ہوتا ہے۔ اگلے دن وہ پریشانی سے باغ میں آتی ہے اور شہزادے سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ مٹر کا دانہ اسے نہیں مل رہا ہوتا۔ وہ دانہ کہیں کھو جاتا ہے۔ کہیں شہزادی کو بھی تو کچھ نہیں ہو گیا؟ شہزادی گھبرا کر سوچتی ہے۔ وہ کافی جگہ اس مٹر کے دانے کو ڈھونڈتی ہے اور شہزادی کو آواز دیتی ہے، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملتا۔ مجھے اس نہر کے پاس جانا چاہیے، شہزادی سوچتی ہے کہ شاید شہزادہ وہاں ہو۔ شہزادی رابی اکیلی ہی باغ سے نکل کر اس کے عقب والے حصے کی جانب جاتی ہے۔ اس حصے تک پہنچنے میں اسے کافی دیر لگ جاتی ہے۔ راستے میں اسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن دیکھنے پر اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ کچھ دیر میں وہ نہر کے پاس پہنچ جاتی ہے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ نہر بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ کھڑی ابھی سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اسے کسی کے قدموں کی آواز آتی ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتی ہے تو پیچھے شہزادی روبی ہوتی ہے۔ تم یہاں کیسے؟ وہ اس سے پوچھتی ہے، کیونکہ شہزادے نے کہا تھا کہ کسی کو بھی اس نہر کا نہیں پتہ چلنا چاہیے، ورنہ سارا کام الٹ ہو جائے گا۔ میں شہزادے طاہر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن بابا تمہاری اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ میں نہیں چاہتی۔ اسی لیے میں تمہیں یہاں موت کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ تمہارے مرنے کے بعد میں شہزادے طاہر کو حاصل کر لوں گی، اور بہت جلد چچا جان کے مرنے کے بعد شہزادہ طاہر تخت نشین ہوگا اور حکومت ہماری ہوگی۔ روبی ہنستے ہوئے بولتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر شہزادی دنگ رہ جاتی ہے۔ روبی اس کے قریب آتی ہے اور اسے بالوں سے پکڑ لیتی ہے۔ ایک ہاتھ وہ اس کی گردن پر رکھ دیتی ہے تاکہ اس کا گلا دبا سکے۔ شہزادی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ اسے اپنی موت قریب نظر آتی ہے۔ وہ اللہ سے مدد مانگتی ہے۔ اچانک اسے نہر کا خیال آتا ہے اور شہزادی کی بات یاد آتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ اس کی بہن ہی غدار تھی۔ اگر اس کی بہن نہر میں گر جاتی ہے تو برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے چچا کی سلطنت بھی بچ جائے گی اور شہزادہ بھی بچ جائے گا۔ شہزادی رابی نے پوری قوت لگائی اور روبی کو نہر میں دھکا دے دیا۔ روبی کی چیخ بلند ہوئی اور وہ نہر کے اندر ڈوب گئی۔ نہر سے دھواں نکلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے نہر کا پانی شفاف ہو گیا۔ شہزادہ عزیز شہزادی کے قریب آتے ہوئے بولا، شہزادے عزیز، آپ آزاد ہو گئے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میری بہن ہی غدار تھی اور وہ اب اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے، شہزادی نے افسردگی سے بتایا۔ شہزادی، آپ افسردہ نہ ہوں، مجھے اپنے محل لے چلیں، میں آپ کے چچا جان سے ملنا چاہتا ہوں۔ شہزادی کی بات سن کر شہزادی رابی اسے محل لے جاتی ہے۔ شہزادہ عزیز محل میں شہزادی کے والد صلاح الدین اور چچا کو ساری بات بتاتا ہے۔ صلاح الدین کو اپنی بیٹی کا سن کر بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن وہ شکر ادا کرتا ہے کہ غدار کا خاتمہ ہو گیا۔ ساتھ ہی بادشاہ شہزادے طاہر کو سزا کے طور پر زندان میں ڈال دیتے ہیں۔ بادشاہ کی سلطنت دوبارہ عروج پر چلی جاتی ہے اور وہ کچھ عرصے کے بعد شہزادی رابی اور شہزادے عزیز کی شادی کروا دیتا ہے۔ سب خوش رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ بھی یاد رکھیں کہ غدار کا انجام برا ہوتا ہے۔ انسان کو مال و دولت کی لالچ ہی غدار بناتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر حال میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے اندر ایمانداری کو زندہ رکھے اور مال و دولت کی لالچ دل میں نہ آنے دیں۔ آمین۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں
اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔